चलो एक बार फिर से इसको फटाफट बोल दें, रिकॉर्डिंग में आ जाए, और जो दो तीन चार लोग अभी एंटर हुए उनको भी इसकी बेनिफिट मिल जाए। एनर्जी ऑफ द ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, तो टेबल में दिया है कि किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना डीएनए का, तो 10⁻20 जूल एनर्जी चाहिए। ओके, सो इसको हमको कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 जूल। सो 10⁻20 डिवाइड बाय 1.6 10⁻19, तो मैंने इसको भी 19 में कन्वर्ट कर दिया। 0.1 इंटू 10⁻19, 1.6 10⁻19, 10⁻19 10⁻19 कैंसल। सो नाउ 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी आंसर होगी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, तो ये टेबल में दिया 10⁻21 जूल, उसको भी कन्वर्ट करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10⁻21 जूल अपन 1.6 10⁻19, इसके स्प्लिट करने के बाद 10⁻2 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो बढ़ेगा। 10⁻2 मतलब 0.01 डिवाइड बाय 1.6, so 0.00625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ओके, इसके बाद उन्हें बताता है कि एनर्जी क्या लिखा था। ओके, इन द डेली इंटैक्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, तो वो उसे चार्ट में लिख के दिया 10⁻7 इन जूल। अब इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। सो 4.2 10⁻3 जूल इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब क्या, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ये भी पॉसिबल है। 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, इसको किलो कैलोरी में रखना है। ओके, 10⁻7, हमने लिखा 10⁻7 डिवाइड बाय 4.2 10⁻3, ये ऊपर गया तो 10⁻4 क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो अपन 4.2, इसको स्प्लिट करेंगे 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 4.2, सो रेशियो इज 2.381 10⁻3, सो 10⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे 2381 किलो कैलोरी इज द आंसर। ये 6.10 था, ये 6.10। ओके, नाउ 6.11, an elevator can carry a maximum load of 1800 kg, 1800 kg, मतलब एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों के लिए लिखा है, is moving up with a constant speed 2 meter per second. meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the maximum power delivered by the motor of the elevator in watt as well as in a horsepower. अब सिंपल चीज है, पूरा एलिवेटर ऊपर तक ले जाना है, साथ में जो फ्रिक्शन लगता है उसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स उतना भी इनको देना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन एलिवेटर टोटल, क्योंकि जब ऊपर जाएगा एलिवेटर तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। ओके, सो नंबर क्या लिखेंगे, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ओके, इस तरह से लिखेंगे चले तो भी चलेगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वेट ऑफ एलिवेटर एंड फ्रिक्शन, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, वेट भी कहाँ होता है, डाउनवर्ड, तो दोनों का ऐड करेंगे। अब ओके, यहाँ जी लिख देता हूं मैं, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होगा 1800 प्लस 4000, so 18000 प्लस 4000
सो 22,000 न्यूटन, ये टोटल फोर्स आपको मिलेगा, रिजल्ट टोटल फोर्स। ओके, अब पावर, पावर की फॉर्मूला दो थी, वर्क अपॉन एनर्जी, सॉरी वर्क अपॉन टाइम, एंड सेकेंड था फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर डिवाइड बाय अ मोटर, पावर डिवाइड बाय द मोटर, फोर्स कितना लगता है इसको 22,000, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, सो 2, सो 44,000 वाट पावर वो मोटर डिलीवर करेगी, बराबर। लेकिन अब उसको एचपी में भी कैलकुलेट करना है, सो 1 वाट, सॉरी 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट, ये कन्वर्जन याद रखना है, तब जाके कैलकुलेट हो पाएगा। ओके, फाइंड द रेशियो of this to 44,000 divide by 746, 58.981. 58.981. ओके, सो अप्रोक्सीमेशन इससे 59 एचपी लेंगे तो भी चलेगा, 59 एचपी करके लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? पहले हमने 6.10 देन 6.11 कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट इज a 6.12. In a nuclear reactor, a neutron of high speed typically 10⁻⁷ meter per second, कितनी स्पीड से हो जाएगा, must be slow to 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़, और वहां से उसको डायरेक्टली ले आना है 10⁻³ पे, मतलब 1000, so that it can have high probability of interacting with the isotopes of uranium-90 to 235। ऐसी भी बात है, सपोज आपने आगे पढ़ा हो तो हाई स्पीड जो न्यूट्रॉन होंगे वो कोलाइड होने के बाद कोलाइड नहीं होंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे। स्पीड डिक्रीज करेंगे तो कोलाइजन पॉसिबल है, इसलिए उसको डिक्रीज करना पड़ेगा 10⁻⁷ to 10⁻³ so that the neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with the lighter nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times of neutrons। क्योंकि उनकी मास न्यूट्रॉन से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है बस। The material making up the light nuclei, usually heavy water, W2O or graphite, is called the moderator। ओके, अब इसके लिए कैलकुलेशन करनी है और इससे रेशियो कैलकुलेट करना है तो ये आंसर मिलेगा। चलिए, सपोज द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज m1 एंड इट्स वेलोसिटी इज v1i। ओके, फॉर न्यूट्रॉन मास कितना होगा m1 and initial velocity v1i, ऐसा लिख के दिया है इनिशियल वेलोसिटी v1i। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वन बाई टू m1 v1i स्क्वायर, 1/2 m1 v1i स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1f स्क्वायर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ओके, अब उन लोगों ने v1f वाली फॉर्मूला रखी, सपोज आपको पता हो तो
हमने वो कैलकुलेशन से डिराइव किया था इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन के अंदर। ये फॉर्मूला थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर है, मतलब यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, ओके, और v1 i स्क्वायर का यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। क्लियर? अब उन लोगों ने आपको फ्रिक्शन लॉस बताया, ठीक है, कितना लॉस होगा कैसे पता चलेगा, तो फाइनल अपॉन इनिशियल करेंगे तो ही पता चलेगा। तो सबसे पहले उसने लिखा द फ्रिक्शनल काइनेटिक लॉस, ओके, द काइनेटिक लॉस, फ्रिक्शन लॉस बताया, लॉस में लॉस, तो काइनेटिक लॉस करना है तो मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल लेना पड़ेगा, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो इस फ्रैक्शन को f1 लिखते हैं, सो k1 f अपॉन k1 i, मतलब वो कोलाइड होगा तो कितना लॉस करेगा, ओके। अब ये दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, ये क्या है k1 f, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है k1 f, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 i, ये दोनों की रेशियो फाइंड तो 1/2 जाएगा, m1 जाएगा, v1 i स्क्वायर जाएगा, सो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट इतना रहेगा, ओके, क्लियर। अब उन लोगों ने आगे बताया द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉडरेटिंग न्यूक्लियस। मॉडरेटिंग न्यूक्लियस का मतलब ऐसा हुआ कि कोलाइड होने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी उनको मिलने वाली है, तो उनको कितनी एनर्जी मिलती है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉडरेटिंग न्यूक्लियस, अब मॉडरेटिंग न्यूक्लियस के लिए तो 1/2 k2f करके लिखते हैं, चलो k2f 1/2 m2 v2f होल स्क्वायर, ये पहले जो बताया था वो न्यूट्रॉन के लिए था, बराबर। तो यहाँ भी उन लोगों ने इसके लिए लिखा कि 1/2 m2, फिर से ये v2f वाली फॉर्मूला वही थियरी से इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन, ओके, स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या लिखेंगे m1 स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर इनटू, ये फॉर्मूला ऐसी थी 2m1 गिवन i अपॉन m1 प्लस m2, उसको स्क्वायर करना था, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन भी k2f अपन k1 i, एनर्जी तो वहां से ही आएगी, एनर्जी तो उसी जगह से आएगी, तो फिर से चलो ये और ये दोनों की रेशियो फाइंड करो, v1 i स्क्वायर कैंसल, 1/2 कैंसल, ओके, सो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा m1 स्क्वायर, ये m1 और ये m1 स्क्वायर तो कैंसल, तो रिमेनिंग पार्ट में होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इतना पार्ट रिमेनिंग बचेगा, बराबर, यहां तक मिला। अब उन लोगों ने ये सभी चीज कैलकुलेट करना शुरू की, और इसके लिए एक चीज बताई, फॉर ड्यूटेरॉन, फॉर ड्यूटेरियम, जो मास होती है ड्यूटेरियम की मास वो न्यूट्रॉन से ज्यादा होती है, तो उसको लिखेंगे m2 इज इक्वल टू 2m1, m2 इक्वल क्या होगा 2m1, बस ये दो चीज इधर और इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ओके। चल सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं f1, कितना होगा
स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रखना पड़ेगा। माइनस m1 3m1 स्क्वायर, m1 कैंसर, इन ब्रैकेट तो 1/9 क्या होगा, 1/9। एंड सेकेंड f2 4m1 2m1 m1 2m1 होल स्क्वायर कितना होगा ये, 8m1 स्क्वायर, 3m1 स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 9m1 स्क्वायर, 8/9 चलेगा। फॉर ड्यूटेरॉन 1/9 एंड f2 8/9 बराबर। अब उन लोगों ने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया, कैसे होगा, f1 इज इक्वल टू 71.6, 71.6 कैसे लिखा है, फॉर कार्बन 71.6% एंड f2 28.4%। आंसर मिला ऐसा कुछ, तो ये कैसे आया, यहां तक तो आपको पता चल गया, ये दोनों की तो बात इजी है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ किसके लिए, उसने कार्बन के लिए बताया, कि कार्बन के लिए किस तरह से आए, आंसर मिला ऐसा कुछ, तो जिस तरह से हमने ड्यूटेरन के लिए लिखा था कि m2 इज इक्वल टू 2m1, ड्यूटेरन के लिए क्या था, m2 इक्वल टू 2m1, सिमिलरली ये दोनों कैलकुलेशन कौन सी, f1 f2 सिमिलर दोनों कैलकुलेशन कार्बन के लिए करना पड़ता है। कार्बन क्या होता है, C612, कार्बन क्या होता है C612, पर कार्बन C612 रखे, देखो दोनों के लिए लिखा हूं, ड्यूटेरियम H12 और कार्बन C612, इसका मतलब ये जो है हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम M2 2m1 मतलब प्रोटॉन से डबल मास, लेकिन इसके लिए कितना मास होगा 12, और वो कैलकुलेशन उन लोगों ने आपको दर्पण में या टेक्स्ट में कहीं भी करके नहीं दी है, चेक करो। इसका मतलब क्या है, इस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ड्यूटेरियम के लिए कैलकुलेट करेंगे, कार्बन की कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। कार्बन की कैलकुलेशन सपोज आपको बतानी है तो यहाँ m2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 था इसलिए क्या लिखेंगे 12m1, और 12m1 लिखने के बाद एक पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्लियर। और उसको उसने परसेंटेज में लिखा, मतलब चलो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो यहाँ 100 करो और यहाँ 100 करो, मुझे इसके आंसर दो, ये कितना परसेंट होगा, 100 डिवाइड बाय 9, 100 डिवाइड बाय 9, आंसर क्या आया, इलेवन पर 11 कितना, 100 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 11.111 आएगा। 111.11 कैसे हो सकता, 11 पॉइंट ऐसे, इस तरह का हुआ ना, यस सर। यस सर। और इसके लिए क्या है 8/9, 800 डिवाइड बाय 9, एट पॉइंट 88। 88.88 मतलब क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट आपको इसको 11% देना पड़ेगा और इसको अप्रोक्सीमेटेड 89% देना पड़ेगा, और तब जाके 100% हो जाएगा, क्लियर। और पूरे न्यूमेरिकल के अंदर जो कैलकुलेशन टेक्स्ट में नहीं दी, दर्पण में दे दी, तो हम आप
दोनों, कहीं भी कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर कार्बन करके डायरेक्ट परसेंटेज लिख देना है, फॉर कार्बन करके परसेंटेज लिख देना है। लेकिन सपोज आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो M2 इज इक्वल टू 12M1 करके पूरी कैलकुलेशन ये दोनों करनी पड़ेगी। जब ये दोनों कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपको वो परसेंटेज मिलेगी जो उन लोगों ने लिख के दिए। कितना लिखा? 71.6% और 28.4%। मिला ऐसा कुछ? फॉर ड्यूटेरन तो लिख के दिया है, फॉर कार्बन भी उसने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दिया। ये दोनों कैलकुलेशन उसने नहीं की। और सपोज कैलकुलेशन की होती, चलो इधर मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं आपको। यहां लिखते नीचे M2 इज इक्वल टू 12M1। M2 इक्वल टू क्या होगा? 12M1। चलो F1 इज इक्वल टू M1 माइनस 12M1 अपॉन M1 प्लस 12M1 होल स्क्वायर। तो क्या होगा? -11 अपॉन 13 होल स्क्वायर। आंसर दो तो कितना होगा? 11 मतलब 1 to 1 डिवाइड बाई 169। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इंटू 100। चेक करो कितने परसेंट आ रहे हैं। यस सर, आ गया 71.6। क्लियर? ओके चलो F2। ये कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिए दी। अब चेक करो, कैलकुलेट नहीं किया होगा, डायरेक्टली लिख दिया है। सिमिलर फॉर ईयर 4 इंटू M1, 4 इंटू M1 इंटू 12M1, M1 plus 12M1 whole square. Okay, so 48 M1 square divide by 13, 13 का स्क्वायर मतलब 169 M1 square, cancel 48. Okay, 48 divide by 169 into 100, 4800 divided by 169 सर 28.4%। कंप्लीट। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन लोगों ने नहीं बताई और वो भी नहीं दिया कि कैसे आंसर मिलेगा। तो आंसर ऐसे मिलता है। ओके, ड्यूटेरन के जब लिखा जाता है, ड्यूटेरन के लिए, ड्यूटेरन जो कंप्लीट करेंगे ना तो उसके लिए हम 1 2 लिखते हैं, Hd 12 और कार्बन C612। इसका मतलब इसका मास न्यूट्रॉन से डबल, इसका मास न्यूट्रॉन से 12 टाइम्स। और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा। क्लियर हो गया? सर बोलो। सर हम ये कैलकुलेशन लिख दे कि जो लिखना दर्पण तो में लिख दो, वही लिए लिख। लिखना तो लिख दो, कोई बात नहीं। चलो होल्ड करता हूं मैं, लिख लो। क्या आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या है, डायरेक्ट नहीं। ये आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, कैलकुलेट कर दो पता चलेगा। चलो मैं सामने परसेंटेज लिख देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 71.6% और ये 28.4%। चलो कंप्लीट करो।
सर डन। ओके, चलो नेक्स्ट 13 करेंगे। इसका मतलब कि 6.12 13 करेंगे तो इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, एक चीज, इस वीक ट्यूसडे और थर्सडे वाली लेक्चर पवन सर नहीं ले पाएंगे, तो कल सपोज मैं फ्री होऊंगा तो आपको आगे लेक्चर ले लूंगा। सपोज फ्री नहीं होऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ वर्क, रिवीजन लेक्चर या कुछ वर्क एमसीक्यू, इस सर जो एमसीक्यू लिए वो जेडबल नीट के लिए है, लेकिन नॉर्मली टेक्स्ट बुक कंटेंट के हिसाब से लास्ट टाइम आपने लिखा था, लास्ट टाइम आपने टेस्ट दी थी वो न्यूमेरिकल की, क्लियर? लास्ट टाइम एमसीक्यू की आपने टेस्ट लिखी थी, और लास्ट टाइम जो एमसीक्यू टेस्ट थी मैंने बाद में इसके आंसर की भी रखी थी। तो नॉर्मली जो लॉजिकल क्वेश्चंस है, ओके, उस टाइप का एमसीक्यू बना देंगे कि चलो ये सॉल्व कर लो, और बाद में इवनिंग को मैं उसके आंसर की भी रख दूंगा, तो आपको पता चल कि आपके कितने आंसर आए नहीं आए। तो 2 दिन इस बार प्रॉब्लम होगी, एक ट्यूसडे और थर्सडे। पवन सर लेक्चर नहीं ले पाएंगे, मैं फ्री होऊंगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा ये लेक्चर, ओके। वरना एक काम ये करेंगे कि आपको आगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, 3, 4, 5 एंड 6 की जो एमसीक्यू है, ओके। लास्ट टाइम आपने कौन सी टेस्ट लिखी? 3rd and 4th की ना? एमसीक्यू 3 and 4 की टेस्ट ली थी ना आपने? तो ओनली 4, 3 and 4. 3 and 4, ओके। तो उसके अंदर आपने चेक किया आपने कि उस टाइम नहीं था तो गूगल पे जनरेट नहीं हुआ था, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था कि आप आंसर लिख के सेंड कर दो मैम को। मैंने कहा मैम ने उसकी रिजल्ट भी दे दी है ग्रुप के अंदर, ओके। और मैंने आंसर की इसलिए रखी थी कि आपको पता चले कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होनी चाहिए, ओके। तो क्योंकि 3rd, 4th, 5th एंड 6th मैकेनिक्स की बेस है, मेन चैप्टर वही है, वो जितने कंप्लीट हो जाएंगे 7 और 8 में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और पूरा मैकेनिक्स आपका कंप्लीट, क्योंकि मैकेनिक्स 12th में भी काम में आएगा। नंबर ऑफ कंटेंट ऐसे है कि जो चैप्टर्स में है, ओके। और इसके वजह कि 2 दिन सर नहीं ले पा रहे तो हम इसका यूज कर लेंगे, क्लियर? जो भी आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए रखे गए, वो सॉल्व करना है या लेक्चर है, बराबर, वो आप चेक कर लेना, ओके। चलो 13 में डायग्राम दिया, कंसीडर द कोलाइजन, ओके। डायग्राम है ही, चलो तो कोई बात है ही नहीं, डायग्राम पहले कंप्लीट करते हैं। ये M2 ऑब्जेक्ट, M1 यहां से आएगी विथ वेलोसिटी v1i, ये स्टेडी है, इसका मतलब v2i इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर कोलाइजन v1f v2f θ1 and θ2। पहले तो लिखा है कि ये 2 बिलियर्ड बॉल जो बताया इसके लिए m1 इक्वल टू m2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दोनों की मास इक्वल है। फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड while the second ball called target, बराबर, यहां से ही जाएगा, ये साथ कोलाइड होगा। फर्स्ट एंगल दिया है, सॉरी सेकंड एंगल दिया है, पढ़ो, इसमें सेकंड एंगल उसने लिख के दिया, the billiard player want to sink the target ball in a corner pocket, what is an angle? θ2 is 37 degree, θ2 37 है तो 31 क्या होगा, सॉरी 31 है, θ1 क्या होगा? Assume that the collision is the elastic and the friction, rotational motion are not important। इसका मतलब जब ये कोलाइड होगा, रोटेट होके जाएगा या फ्रिक्शन कुछ नहीं लगता, ओके। θ1
वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देना है। ये 37 डिग्री है, कितना है 37 डिग्री। अब तो सिंपल चीज है कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल में तो क्या है m1 v1i, क्योंकि तो स्टेडी है मतलब 0, m1 v1f m2 v2f, but m1 is equal to m2, v1i is equal to v1f is equal to v2f। क्लियर? इस तरह से होगा। अब उन लोगों ने क्या किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ये मेथड इजी है, इस तरह भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे लोग समझो, v1i इंटू v1i, v1f प्लस v2f, v1f v2f। कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट है, सो v1i स्क्वायर, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, v1f स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करो, सो v1f v2f, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन v1f v2f प्लस v2f स्क्वायर। तो इसका मतलब हाँ एक प्रॉब्लम हुई लिखने में, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, यहां मैंने इसका इसलिए लिख दिया कि दोनों की डायरेक्शन इक्वल थी, यहाँ दोनों की डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ओके चलो आगे, v1i स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर। ये दोनों के लिए लिखना है तो मल्टीप्लिकेशन 2 v1f v2f cos θ1 प्लस θ2, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच की एंगल क्या होगी θ1 प्लस θ2। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे तो ये ऐसे है दो, फॉर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m1 v1i स्क्वायर, इसके लिए 1/2 m1 v1f स्क्वायर 1/2 m2 v2f स्क्वायर, बट m1 इक्वल टू m2, तो 1/2 m 1/2 m 1/2 m कैंसल, and therefore you get v1i square is equal to v1f square plus v2f square। तो यहाँ देखो v1i square is equal to v1f square, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, this equal to this। ओके तो इसका मतलब v1i square is equal to v1i square, मैंने यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। So now to v1f v2f cos θ1 plus 37, θ1 plus 37। अब चेक करो कि ये वाली टर्म उधर शिफ्ट करेंगे, सो 2v1f v2f cos θ1 plus 37 इज इक्वल टू 0। ये उधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया, ओके और सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या लिखेंगे 0। अब ये 0 है तो ये डिवाइड भी 0 हो जाएगा, cos फिर से लिख रहा हूं θ1 plus 37 that is equal to 0। cos में किस एंगल के लिए आंसर 0 मिल सकता है, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 90, cos 90। okay and Yes. therefore θ1 plus 37, या ऐसा भी लिख सकते हो, और एक स्टेप लिख रहा हूं θ1 plus 37 and that is equal to cos 90। so according to comparison 3 and therefore θ1 is equal to 90 minus 37 and that is equal to, हो गया आंसर। क्लियर? ये मेथड पता चल जानी चाहिए।
आज इतने न्यूमेरिकल रखो, चलो बाद में पूरा 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, इतने न्यूमेरिकल होमवर्क में लिख के देना है। क्लियर? लेकिन प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो। क्लियर? इसका मतलब इस थियरी से एक चीज पता, जब ये कोलाइड होंगे ना तो ये दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जाएंगे तब जाके ये दोनों की एडिशन 90 आएगी। देखो मतलब ये जैसे कोलाइड होगा, ये इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर जाएंगे। एक 37 है तो दूसरा 90 माइनस करके आंसर दे सकते हैं। ओके, अब सपोज ऐसा कुछ एमसीक्यू में पूछा तो आप यहाँ तक पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब आपको पता चल गया एक स्टडी है, जब ये कोलाइड है, जब दोनों की मास इक्वल है तब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और ये केस भी आपको एक्सप्लेन किया गया था V1F और V2F के अंदर, ये केस मैंने एक्सप्लेन करके दिया, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो आज इतना ही रखो, कल की जो भी लेक्चर या कोई भी वर्क होगा इसकी मैसेज में रख दूंगा। क्लियर? आज इतना कंप्लीट करेंगे, होमवर्क में इतना ही लिख के देना है। चलो मीटिंग एंड करते हैं।